देहरादून में धामी कैबिनेट की अहम बैठक आज होगी। इस बैठक में 1.5 दर्जन से ज्यादा प्रस्ताव रखे जा सकते हैं। मलिन बस्तियों को लेकर लाया जा सकता है प्रस्ताव। यूसीसी नियमावली को लेकर हो सकता है प्रेजेंटेशन। सचिवालय में आज सुबह 11 बजे से यानी कि तकरीबन आधे घंटे बाद इस कैबिनेट की बैठक की शुरुआत हो जाएगी। मलिन बस्तियों को लेकर एक अहम प्रस्ताव लाया जा सकता है, उस पर चर्चा होने की संभावना। यूसीसी नियमावली को लेकर प्रेजेंटेशन हो सकता है, चूंकि यूसीसी को लागू करने की दिशा में अब अंतिम मोड़ पर है ये पूरी की पूरी प्रक्रिया, और इसी के मद्देनजर यूसीसी में क्या कुछ नियम कानून रखे गए हैं, क्या कुछ इसकी नियमावली बनाई गई है, उसको लेकर वहां पर प्रेजेंटेशन भी कैबिनेट की इस मीटिंग में दी जा सकती है। तो कुल मिलाकर इन तमाम अहम मुद्दों पर 1.5 दर्जन से ज्यादा अहम प्रस्ताव वहां पर रखे जाएंगे जिन पर चर्चा होनी है, और उसके बाद हरी झंडी दिखाते हुए, इन पर मुहर लगाते हुए आगे इन्हें फॉरवर्ड किया जा सकता है। मलिन बस्तियों का मुद्दा इनमें शामिल है। धामी कैबिनेट की आज अहम बैठक जो होने वाली है उसमें इस मुद्दे पर चर्चा होगी, मंथन होगा। इस बैठक में 1.5 दर्जन से ज्यादा ऐसे प्रस्ताव बताए जा रहे हैं जो कि रखे जा सकते हैं। जनहित से जुड़े हुए जो प्रस्ताव है, आम लोगों से जुड़े हुए, उनकी भलाई से, उनके विकास से जुड़े हुए जो प्रस्ताव है वो रखे जा सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, किसी भी तरह के जिहाद को प्रदेश के अंदर खत्म करने के मकसद के साथ जो यूसीसी लाया जा रहा है, समान नागरिक संहिता, इसको लेकर जो नियमावली बनाई गई है उसको लेकर प्रेजेंटेशन भी आज कैबिनेट की मीटिंग में दी जा सकती है। धामी की ये कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आज तो बैठक पर नजर बनी हुई है। कौन कौन से ऐसे प्रस्ताव रखे जाएंगे उस पर नजर बनी हुई है। 1.5 दर्जन से ज्यादा ऐसे प्रस्ताव बताए जा रहे हैं जो कि लोगों के हित से जुड़े हुए हैं, उनके विकास से जुड़े हुए हैं, उनके सशक्तिकरण से जुड़े हुए हैं। ऐसे में उन प्रस्तावों पर चिंतन होगा, मंथन होगा। इस कैबिनेट की मीटिंग में उन पर चर्चा होगी और उसके बाद फिर संभवतः हरी झंडी दिखाते हुए उन्हें आगे फॉरवर्ड किया जाएगा। मलिन बस्तियों को लेकर एक अहम प्रस्ताव लाया जा सकता है। यूसीसी नियमावली को लेकर प्रेजेंटेशन हो सकता है। दरअसल प्रदेश के अंदर सभी के लिए एक ही कानून लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बनने की दिशा में तेजी से अग्रसर है, और यूसीसी नियमावली को लेकर ये अहम प्रेजेंटेशन आज कैबिनेट की इस मीटिंग में दी जा सकती है। साढ़े 10 बज चुके हैं। अब से तकरीबन आधे घंटे बाद यानी कि सुबह 11 बजे से इस बैठक की शुरुआत हो जाएगी। कैबिनेट की ये बेहद महत्वपूर्ण बैठक, तमाम अहम प्रस्ताव इस बैठक में रखे जाएंगे। यूसीसी नियमावली को लेकर, क्योंकि चीजें देखिए ऑलमोस्ट कंप्लीशन की तरफ है, प्रक्रिया ये पूरी होती हुई, और अब बस कुछ जो औपचारिकताएं बाकी हैं उन्हें पूरा करने के बाद यूसीसी प्रदेश के अंदर लागू कर दिया जाएगा। हरीश खेड़ा संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गए हैं। हरीश, आज की कैबिनेट की इस बैठक में कौन कौन से प्रस्ताव रखे जाने हैं, कितने महत्वपूर्ण ये प्रस्ताव? हरीश, आवाज मिल पा रही है? लगता है कनेक्शन हमारा हरीश से हो नहीं सका है। फिलहाल तो जो जानकारी मिल रही है कि मलिन बस्तियों का मुद्दा इसमें छाया रहेगा, उस पर चर्चा होने की संभावना, यूसीसी नियमावली के प्रेजेंटेशन की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि प्रेजेंटेशन यहाँ पर दिखाए जाने के बाद
उसमें कहीं कोई कमी पेशी तो नहीं है। उस पर नज़र मारने के बाद सुझावों को लेकर मंथन होगा, चिंतन होगा और उसके बाद फिर इस पर अंतिम मुहर लगाते हुए आगे फॉरवर्ड किया जाएगा। मंजूरी मिलने के बाद, हरी झंडी मिलने के बाद उसे फिर लागू कर दिया जाएगा। फोन लाइन पर हमारे साथ हरीश खड़े इस समय कनेक्ट हो गए हैं। हरीश, कैबिनेट की आज की इस महत्वपूर्ण बैठक में जो सुबह 11 बजे से शुरू हो जाएगी, कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रस्ताव जिन पर होनी है चर्चा? देखिए सिर्फ आज की अगर बात करें तो आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार की महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। इससे पहले भी मुख्यमंत्री ने कहा था कि बहुत जल्द प्रदेश में एक जो जिस तरह से लगातार जो लोगों के एक मन में जो संशय बना हुआ है लंबे समय से कि यूसीसी प्रदेश में लागू हो सके, तो उसको लेकर के आज की अगर बात करें तो आज मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में लगभग 11 बजे की अगर बात करें तो 11 बजे सचिवालय में एक महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। करीब 1.5 दर्जन से ज्यादा जो प्रस्ताव है इसमें आज इस पर प्रस्ताव आ सकते हैं। इसके अलावा प्रदेश में जो मलिन बस्तियां हैं और उसको बचाने से संबंधित अध्यादेश पर भी आज चर्चा की जा सकती है। इसके अलावा कर्मचारियों को दीपावली का बोनस देने के लिए और उत्तराखंड समान नागरिक संहिता नियमावली की मंजूरी समेत कई महत्वपूर्ण जो प्रस्ताव हैं उन पर आज चर्चा हो सकती है। तो निश्चित तौर पर आज की अगर बात करें तो आज का दिन उत्तराखंड के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि आज यूसीसी पर चर्चा होनी है, अध्यादेश पर चर्चा होनी है और कहीं न कहीं उसे पारित करने के लिए सरकार पूरी तरह से ये कोशिश नजर बना रखिएगा। आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। फिलहाल धन्यवाद आपका इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। वहीं बीजेपी ने उपचुनाव को लेकर अपनी स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। प्रचारकों की इस सूची में 40 नामों को शामिल किया गया है। प्रचारकों की ये सूची केदारनाथ उपचुनाव के लिए जारी की गई है। स्टार प्रचारकों की इस लिस्ट में सीएम पुष्कर सिंह धामी का नाम सबसे ऊपर। केदारनाथ उपचुनाव में वो चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। महेंद्र भट्ट, दुष्यंत कुमार गौतम, रेखा वर्मा, अजय टम्टा, ये वो नाम है बीजेपी के जो उत्तराखंड राज्य के अंदर प्रमुख चेहरे हैं, प्रमुख नाम है। रमेश पोखरियाल निशंक का नाम भी शामिल, अनिल बलूनी, अजय भट्ट का नाम भी शामिल। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान की तरफ से खुद इस बारे में जानकारी दी गई कि केदारनाथ उपचुनाव को लेकर चुनावी प्रचार प्रसार के लिए ये 40 नामों की सूची तैयार की गई है। इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से लेकर रेखा वर्मा का नाम शामिल, सतपाल महाराज का नाम, आदित्य कोठारी का नाम शामिल, महेंद्र भट्ट, अजय टम्टा, ये तमाम बड़े चेहरे। हरीश खन्ना हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ एक बार फिर से कनेक्ट हो गए हैं फोन लाइन पर। हरीश, तैयारियां पुख्ता हैं केदारनाथ उपचुनाव को लेकर, 40 नामों की सूची भी जारी कर दी गई है, यानी कि कुल मिलाकर अब मैदान में ताल ठोकने को लेकर इंतजार खत्म होने वाला है। निश्चित तौर पर देखिए, क्योंकि 2 जगहों पर जो चुनाव हुए थे बद्रीनाथ और मंगलौर में, वहां पर भाजपा को हार का मुंह देखना पड़ा था और उसके लिए आप अभी से भाजपा केदारनाथ में डेरा जमाए हुए तमाम जो मंत्री हैं उनकी ड्यूटी वहां लगाई गई है। तो आप कहीं न कहीं जो सरकार की तरफ से या फिर माफ कीजिएगा भाजपा की तरफ से हाँ जो सूची है वो जारी कर दी गई है। लगभग 40 स्टार प्रचारक इसमें रखे गए हैं। स्थानीय नेता सहित जो नेशनल नेता हैं वो भी इसमें शामिल हैं। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और दुष्यंत कुमार गौतम और जो सह प्रभारी हैं रेखा वर्मा, तमाम लोग इस समय यहाँ पर स्टार प्रचारक की भूमिका में देखे जा रहे हैं। और साथ ही साथ केदारनाथ को लेकर के, क्योंकि इस समय बहुत महत्वपूर्ण चुनौती भाजपा के सामने है कि केदारनाथ की सीट को कैसे अपनी झोली में लाया जाए, क्योंकि शैला रानी रावत की निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी। हालांकि लगातार जो वहां पर ये भी देखा जा रहा है, हालांकि भाजपा अभी भी ये जिताऊ जो प्रत्याशी हैं उसकी होड़ में यहाँ पर लगी हुई है। मंथन यहाँ पर लगातार किया जा रहा है। लेकिन अगर पूर्व की अगर बात करें तो पूर्व जो विधायक रही हैं आशा नौटियाल, उन पर भी दाव यहाँ पर खेला जा सकता है। तो कहीं न कहीं भाजपा भी पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रही है, क्योंकि 2 जगहों पर इस समय जो चुनाव हारे हैं उपचुनाव, तो उस समय की अगर बात करें तो इस समय लगातार केदारनाथ पर जो जीत का जो मंथन है वो लगातार जारी है। दुष्यंत कुमार गौतम सहित जो प्रभारी हैं
वो भी अपनी नजर बनाए हुए हैं और लगातार बैठकें भी यहाँ पर हो रही हैं। कई जो विधायक हैं, कई जो मंत्री हैं, उनको यहाँ पर और सबसे जिम्मेदारियां दी गई प्रमुख हैं। चेहरा, लगभग सबसे 40 बड़ा से नाम ज्यादा। पुष्कर सिंह धामी, हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनाव में भी स्टार प्रचारकों की सूची में उनका नाम शामिल किया गया था। ऐसे में जाहिर तौर पर जब केदारनाथ उपचुनाव का जिक्र हो तो फिर दारोमदार कहीं ना कहीं उनके कंधों पर, दारोमदार कहीं ना कहीं महेंद्र भट्ट के कंधों पर ये अहम चेहरे हैं, ये कद्दावर नेता हैं। ऐसे में फिजा वहां की क्या कह रही है, कितनी माफिक नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से अगर बात करें तो? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि जिस तरह से अगर हम भाजपा की अगर बात करें तो अगर हम दो उपचुनाव की बात करें जहां पर उनको हार का सामना करना पड़ा था, और इस समय की अगर बात करें तो केदारनाथ सीट उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। भाजपा जिस तरह से लगभग यहाँ पर 40 लोगों की जो लिस्ट यहाँ पर बनाई है स्टार प्रचारक के रूप में, सबसे पहले अगर बात करें तो महेंद्र भट्ट, पुष्कर सिंह धामी, दुष्यंत कुमार गौतम, रेखा वर्मा, अजय टम्टा, नरेश बंसल, रमेश पोखरियाल, त्रिवेंद्र सिंह रावत सहित जो बड़े चेहरे हैं उनको यहाँ पर मैदान में उतार रही है। विजय बहुगुणा, तीरथ सिंह रावत और अनिल बलूनी सहित अजय भट्ट और सतपाल महाराज, धन सिंह रावत, बहुत ज्यादा जो नेता हैं उनके इस समय मैदान में रहेंगे। तो कहीं ना कहीं भाजपा ये चाहती है कि ये सीट किसी भी हाल में भाजपा की झोली में आए, क्योंकि शैला रानी रावत जो भाजपा से विधायक थी, उनके निधन के बाद सीट खाली हुई थी। अब ये माना जा रहा है कि भाजपा जो यहाँ पर जो जिताऊ चेहरा है उसे ढूंढ रही है, उसे तलाश कर रही है। हालांकि इसलिए 40 नामों को स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किया गया है ताकि ये जन जन तक पहुंच सके, लोगों को इन्फ्लुएंस कर सके, अपने साथ जोड़ सके। बहुत शुक्रिया आपका हरीश खरड़ा इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। वहीं धामी सरकार उत्तराखंड में युवा नीति के तहत युवाओं को भत्ता दिए जाने की तैयारी में है। युवा कल्याण एवं नियोजन विभाग द्वारा बनाए गए युवा नीति के ड्राफ्ट में इस प्रस्ताव को शामिल किया गया। मौजूदा ड्राफ्ट के कुछ बिंदुओं पर असहमति जताते हुए मंत्री रेखा आर्या ने इस संदर्भ में सभी वर्ग के युवाओं की राय लेने का निर्देश दिया है। बता दें आपको कि युवा नीति के ड्राफ्ट को लेकर मंत्री रेखा आर्या ने विधानसभा देहरादून में अधिकारियों की एक बैठक ली। इस दौरान उन्होंने युवा नीति का फाइनल ड्राफ्ट 12 जनवरी तक तैयार करने को कहा। उन्होंने कहा युवा नीति में 15 साल से लेकर 35 साल तक के युवक और युवतियों को शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने युवा नीति को तैयार करने से पहले सीमांत और आपदा प्रभावित क्षेत्रों में अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के युवक युवतियों का मत जानने के भी निर्देश दिए कि उनके मन में क्या है, वो किस तरह की नीति चाहते हैं, किस तरह की नीति से उनका भविष्य प्रभावित हो सकता है, एक सकारात्मक बदलाव उसमें लाया जा सकता है। उनसे भी इस पर विचार विमर्श किया जाना चाहिए। देखिए, आज प्रदेश के हमारे जो युवा हैं उनके संदर्भ में हमको उनकी आकांक्षाओं को जानना है, उनकी ज़रूरतों को जानना है, उनकी चुनौतियों को जानना है। तो उसके लिए निश्चित रूप से हमको और अध्ययन करने की आवश्यकता है, ऐसा मुझे प्रतीत भी होता है। और निश्चित रूप से आज के इस बैठक में इस बात की समीक्षा भी की गई है कि हम लोगों ने जो यूथ पॉलिसी कमीशन डिपार्टमेंट ने बनाई है या नियोजन डिपार्टमेंट ने जो बनाई है, उसमें यूथ चाहे वो हमारे पहाड़ के हों, चाहे हमारे सीमावर्ती हों, चाहे हमारे आपदाग्रस्त क्षेत्रों से आते हों, और चाहे हमारे मैदानी क्षेत्र के हमारे यूथ हैं, तो उनसे कितना आप लोगों का संवाद रहा है, इसकी भी आज समीक्षा की गई है। तो अभी भी मुझे ऐसा लगा कि हमारी जो यूथ पॉलिसी जो डिपार्टमेंट की ओर से और नियोजन विभाग की ओर से जो अभी ड्राफ्ट हुई है, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अभी अध्ययन करने की आवश्यकता है, लोगों की, युवाओं की भावनाओं को जानने की आवश्यकता है। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया 2 दिवसीय दौरे पर आगामी 25 अक्टूबर को उत्तराखंड आएंगे। वे 25 अक्टूबर को देहरादून पहुंचेंगे, फिर बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए जाएंगे। इसके बाद 26 अक्टूबर को हरिद्वार के गढ़वाल मंडल कार्यकर्ता सम्मेलन को भी संबोधित करते दिखाई देंगे। देखिए, मनीष सिसोदिया जी का दौरा जो है 24 तारीख की शाम को उत्तराखंड में आ जाएंगे। 25 तारीख को बाबा केदारनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और 26 तारीख को माँ गंगा मैया का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए
यहाँ कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधन करने के लिए वो आ रहे हैं। 2 घंटे के लिए रहेगा। वो 11 बजे से लेके 1 बजे तक की समाप्ति हो जाएगी उसकी, और उसमें आपको संगठन का जो भी हमने काम करा है उसकी समीक्षा भी करेंगे और उनको पता भी लग जाएगा और प्रदेश को भी पता लग जाएगा, सारे मीडिया बंधुओं को पता लग जाएगा हमने 2-3 महीने में जो संगठन नए सिरे से बनाया है, कितना बनाया है। वहीं उत्तराखंड आयुर्वेद यूनिवर्सिटी में स्टाइपेंड न मिलने से प्रशिक्षु डॉक्टरों में आक्रोश है। हरिद्वार के गुरुकुल आयुर्वेद कॉलेज परिसर में स्टाइपेंड न मिलने के बाद नाराज हो गए इंटर्न डॉक्टर्स। उन्होंने कॉलेज के गेट पर पहुंचकर हंगामा किया, वहां पर तालेबंदी कर दी और विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ इंटर्न डॉक्टर्स की तरफ से जमकर नारेबाजी की गई। इस दौरान आयुर्वेद कॉलेज में इलाज के लिए पहुंचने वाले मरीजों को भी तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ा। जो वहां पर ओपीडी में दिखाना चाहते थे, दिक्कत परेशानी के लिए पहुंचे थे, उनको डॉक्टर्स की हड़ताल की वजह से, उनके हंगामे की वजह से दिक्कतें हुई। धरने पर बैठे इंटर्न डॉक्टर गेट ना खोलने की जिद पर अड़े रहे। हालांकि बाद में पुलिस के पहुंचने के बाद गेट को खुलवाया गया, इस धरने को वहां पर खत्म करवाया गया। धरना दे रहे प्रशिक्षु डॉक्टर्स का कहना है कि वे पिछले 9 महीने से लगातार यहां पर काम कर रहे हैं, लेकिन उनको उनका स्टाइपेंड नहीं दिया जा रहा। इससे उनके सामने आर्थिक समस्या खड़ी हो रही है। कॉलेज प्रबंधन का कहना है कि शासन की ओर से जल्द बजट दिया जाएगा। बजट आने के बाद ही इन प्रशिक्षु डॉक्टर्स को स्टाइपेंड का भुगतान किया जा सकेगा। सर, हमारे पास ये समस्या आ रही है कि अब हमें 6 साल हो चुके हैं यहाँ पर, लगभग हमें 6 साल हो चुके हैं। हमारे घर वाले अब कब तक हमारा फाइनेंशियल प्रॉब्लम कब तक हमारा बोझ उठाएंगे? आप बता सकते हो कि इतने साल हो चुके हैं हमें, ठीक है। सर, हमने यहाँ पर अपने जो गुरुकुल हॉस्पिटल, हमने यहाँ पर तालाबंदी करी है, पूरा गेट बंद कर दिया है। यहाँ पे ना कोई ओपीडी चल रही है, ना कोई आईपीडी चल रही है। सब मामला ये है कि पीछे से बजट के अभाव में, है ना, जो 2 मद होते हैं उनमें पैसा नहीं आया था और अब जो है ना उस पर कार्रवाई हो गई है और संभवतः जो है ना जैसे ही अभी 2-3 दिनों में इस पर कार्रवाई हो जाएगी। करीब 8-9 महीने हो गए क्योंकि शासन ने बजट नहीं दिया। अगर शासन बजट नहीं देगा तो हम कहां से पेमेंट कर पाएंगे। वहीं चारधाम यात्रा में पर्यटकों द्वारा ट्रैकिंग रूट पर होम स्टे की बड़ी मांग रही है। उत्तरकाशी में पर्यटन की अपार संभावनाओं को देखते हुए स्वरोजगार ट्रैकिंग ट्रांसैक्शन सेंटर होम स्टे योजना पर्यटन विभाग की तरफ से चलाई जा रही है। जनपद में ट्रैक रूट पर होम स्टे की बड़ी मांग की जा रही है। हरकीदून ट्रैक, केदारकांठा, गोमुख ट्रैक आदि इनके आसपास के गांव में बहुत ही लोकप्रिय होने के साथ साथ होम स्टे की मांग भी बढ़ने लगी। इन गांव के लिए राज्य सरकार से दीनदयाल उपाध्याय ट्रैकिंग ट्रैक्शन योजना भी चलाई जा रही है। अब होम स्टे स्वामियों को ऑनलाइन बुकिंग मिलनी शुरू हो गई। होम स्टे स्वामियों का कहना है कि सरकार द्वारा चलाई जा रही इस योजना से लाभ तो मिल रहा है, लेकिन इनका यह भी कहना है कि हर 2 साल बाद पंजीकृत करवाना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, जिस वजह से इन ऑनर्स को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सरकार से इसलिए उन्होंने मांग की है कि जो प्रक्रिया है पंजीकरण की वो 5 साल तक के लिए की जानी चाहिए, ताकि हर 5 साल के बाद इन्हें उसे रिन्यू करवाना पड़े, दोबारा रजिस्ट्रेशन करवाना पड़े। हर साल के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से इनको निजात मिल सके। चारधाम यात्रा में जो हमारे होम स्टे स्वामी हैं उनके द्वारा निरंतर सेवाएं दी जाती रहती हैं और पिछले वर्षों की तरह इस वर्ष भी ये सेवाएं जारी रखी गई। वर्तमान में जो होम स्टे आकर्षण बढ़ा है वो ट्रैक, जो हमारे उत्तरकाशी जनपद के ट्रैक हैं, अलग बड़े कुछ फेमस ट्रैक हैं यहाँ पर, चाहे हरकीदून ट्रैक की बात करें हम, चाहे केदारकांठा की बात करें, या यहाँ पर गौमुख ट्रैक की बात करें, दयारा बुग्याल है, डोडीताल है और बहुत सारे जो ट्रैक हैं उत्तरकाशी के, इनके आसपास के गांव में होम स्टे व्यवसाय बहुत ही लोकप्रिय हुआ है, बहुत ही तेजी से इसको बढ़ावा मिल रहा है और लगातार ग्रामीणों द्वारा कार्यालय से संपर्क किया जा रहा है होम स्टे योजना का लाभ उठाने के लिए। और मेरा अतुल्य होम स्टे बड़ेती ग्राम में है, जो उत्तरकाशी से 3 किलोमीटर पहले है। इस साल जो होम स्टे वाली बात है, हमारे पास अधिकांश ऑनलाइन ही बुकिंग आई है और लगभग बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन ठीक ठाक चला है। खर्चा पर्चा निकल गया था स्टाफ का और चल ही रहा अभी 2-4 दिन और है। इसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है हमें होम स्टे में वो ये आ रही है कि प्रत्येक दूसरे साल रिन्यूअल कराओ।
वही कालाढूंगी विधानसभा में रामनगर वन प्रभाग की ओर से कालाढूंगी इको टूरिज्म जोन खुलने जा रहा है। वन विभाग ने जोन खुलने से पहले नेचर गाइड्स के 36 पदों गाइडों की भर्ती इन पदों पर शुरू की जा रही है। एसडीओ फतेहपुर कामिनी आर्य के मुताबिक रामनगर वन प्रभाग के अंतर्गत कॉर्बेट हेरिटेज सफारी जोन खोला जा रहा है, जिसमें 36 नेचर गाइडों की भर्ती की जाएगी। वन विभाग की वेबसाइट से आवेदन डाउनलोड किए जा रहे हैं। 5 नवंबर तक आवेदन की अंतिम तिथि है। हमारा उद्देश्य है टूरिस्ट को नेचर गाइड कालाढूंगी कॉर्बेट हेरिटेज जिम कॉर्बेट के इतिहास के बारे में विस्तार से बताया जा सके। की ओर से जो नया कॉर्बेट हेरिटेज सफारी जोन खोला जा रहा है, उसमें हमने 36 नेचर गाइड की भर्ती के लिए भर्ती जारी करी है, जिसके लिए हमने न्यूज़पेपर में भी एडवर्टीजमेंट निकाला है। तो इसकी जो डिटेल है वो आवेदनकर्ताओं को हमारी वेबसाइट जो है www.forest.uk.government.in से और पवलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व.uk.government.in से मिल जाएगी। और आवेदनकर्ताओं को ये बताना है कि जो इसकी लास्ट डेट है, आवेदन पत्र जमा करने की लास्ट डेट 5 नवंबर की 5:30 बजे तक है। तो सभी आवेदनकर्ता इस तिथि से पूर्व अपने फॉर्म प्रभागीय वनाधिकारी रामनगर कार्यालय को रजिस्टर्ड डाक या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रेषित करें। और हमारी नेचर गाइड हम भर्ती कर रहे हैं, जिससे कि हमारा उद्देश्य है कि हमारे जो टूरिस्ट हैं उनको रामनगर जो ये नया हमारा कालाढूंगी हेरिटेज जोन है, इसके बारे में नेचर गाइड विस्तार से बताएं, इसके इतिहास के बारे में, और जो हमारे जिम कॉर्बेट थे उनके इतिहास के बारे में विस्तार से बताएं। तो इसके लिए हमने ये 36 नेचर गाइडों की भर्ती निकाली है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून को गोपनीय माध्यम से नेहरू कॉलोनी क्षेत्र में होटल की आड़ में अवैध देह व्यापार संचालित किए जाने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर एसएसपी द्वारा एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट एसओजी नेहरू कॉलोनी पुलिस की संयुक्त टीम गठित करते हुए अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए गए। टीम ने दून यूनिवर्सिटी रोड पर स्थित होटल नेगी पैलेस पर आकस्मिक चेकिंग करते हुए देह व्यापार में कार्य में लिप्त 3 अभियुक्तों को पकड़ा है। होटल से विभिन्न राज्यों यानी हरियाणा, उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा तक की 4 महिला पीड़िताओं को भी बरामद किया गया। पूछताछ पर मुख्य अभियुक्त द्वारा बताया गया कि नोएडा में देह व्यापार के अपराध में 2 बार ये पहले भी जेल जा चुका है। विभिन्न राज्यों की महिलाओं को नौकरी की इच्छा से वो यहाँ पर लाता है, नौकरी का और अच्छी तनख्वाह देने का वो लालच देता है, होटल में ठहराता है, उसके बाद फिर देह व्यापार में उन्हें धकेल दिया जाता है। इसको लेकर बाकायदा वेबसाइट पर फोन के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से ग्राहकों को संपर्क किया जाता था। देह व्यापार का कार्य ये पूरा का पूरा गैंग इस तरह से चलाया जा रहा था। चलिए इसके साथ उत्तराखंड लाइव में फिलहाल बस इतना ही। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ।